इतना है कि जैसे नहीं होता है अप्रोच, नहीं दोनों में देखो डिफरेंस कुछ ऐसा मानो कि दाल चावल खाना है, चम्मच से खाया हाथ से, अगर हाथ से खाया पब्लिक वाला काम है, स्टैंडर्ड में खाया तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आप यहाँ पे देखो ना सिक्योरिटी कौन मेंटेनेंस करके लेके चल रहा है, तो अगर ये पब्लिक वाला लिख रहे हैं ये तो पूरा का पूरा एड्रेस ही दिखा रहा है, और अगर ये वाला प्रोसेस करता है तो फाइल के नेम को भी चेंज कर रहा है। एग्जाम्पल अगर लेना चाहो तो आप फेसबुक में जाओ और एक फोटो अपलोड कर दो अपनी, और जब उसको सेव करोगे तो आप देखना उसका नेम बहुत लंबा आएगा। वो कौन सा तरीका यूज कर रहा है, पब्लिक या इंपोर्ट, इंपोर्ट इंपोर्ट। अगर हमने यहाँ पे ये वाला यूज किया तो सेम वही फाइल का नेम जाएगा, और अगर ये वाला यूज किया तो हर एक फाइल का नेम ही अलग है। अब पता पड़े कोई बंदा फोटो अपलोड कर रहा है, नाम रख दिया बैनर, ठीक, और सबने मान लो कैनवा से जाके अपना बैनर का डिजाइन बना रखा है, तो जो अपलोड करने जाएंगे सबका नाम बैनर। अब अगर बैनर नाम से एक ही जगह डेटा, एक ही जगह फोल्डर बना होगा, हर सारा डेटा वहीं अगर जा रहा होगा तो बैनर को क्या करेगा, दो फाइल्स को आपस में मर्ज करवा देगा। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, पहले यूनिक नेम कन्वेंशन अपने साथ ही ऐड कर ले रहा है। तो जब अपलोड भी करता है तब भी हम ये चीज का ध्यान रखते हैं, सेम नाम से अगर कोई फाइल डाली तो दोनों फाइल्स के जो नेम हो गए उसको रैंडम मेथड के साथ में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो इतना डेटा हमने चलाया हुआ था, यहाँ पे CMD करना है और रन कराने के लिए हम लिखते हैं npm और स्टार्ट। ठीक है सर जी, तो इतना हमने ये चला के देखा हुआ था और यहाँ तक कंफर्टेबल है। ठीक, अब अगर यहाँ तक इस चीज के लिए कंफर्टेबल है तो अगला अगर हम देखें तो इसके लिए हमने पहले ही बोला था कि जब रिएक्ट का कोड लिखेंगे तो उसी के साथ जावास्क्रिप्ट का कंपैरिजन करते जाएंगे। तो जहाँ पे भी रिएक्ट वाला फोल्डर हमने बना रखा है यहीं पे एक फोल्डर और बना लेते हैं जिसका नाम लिख लेंगे टेस्ट। टेस्ट वाले फोल्डर को जाके सीधा अपने पास CMD पे एक्सेस करेंगे और कोड स्पेस डॉट, तो VS कोड पे पहुंच गए और अभी यहाँ जाके एक न्यू फाइल बना लेंगे इंडेक्स के नेम का। ठीक, और इस फाइल में जाके केवल एक बॉयलर प्लेट रखेंगे और एक नया जावास्क्रिप्ट का फाइल बना लेंगे, इसका नाम बोल देंगे फंक्शन डॉट जेएस। फंक्शन डॉट जेएस को यहीं पर रैंडमली आके ऐड कर लें तो स्क्रिप्ट SRC और आपका फंक्शन डॉट जेएस। तो अभी अगर देखें तो यहाँ पे खाली हमें 3 पॉइंट पहले देखने हैं। पहला डिफाइन द फंक्शन, दूसरा पॉइंट कॉल द फंक्शन और तीसरा पॉइंट पासिंग द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये तीनों पॉइंट हम पढ़ चुके हैं और कल वाले कोड में अगर देखें तो हमने फंक्शन ही बनाया था। ठीक, और अगर फंक्शन अगर हम बनाना चाहें जावास्क्रिप्ट के स्टाइल में तो कुछ ऐसे ही तो लिखेंगे, जैसे बोल दिया फंक्शन
फंक्शन का नाम हेलो, कर्ली के साथ नीचे आ गए और हमने यहाँ पे सीधा जाके लिख दिया रिटर्न। जावास्क्रिप्ट में अगर लिख रहे हैं तो डबल कोटेशन लगाने पड़ेंगे और रिएक्ट में लिख रहे हैं तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, हमने सिंपल से जाके एक मैसेज यहाँ सेटल किया और इसको बैकटिक में रख लिया, बोल दिया हेलो और यूजर, टर्मिनेट किया यहाँ से और इसी फंक्शन को नीचे जाके कॉल कर लिया। रन करा के एक बार देख लें। जो भी ये डेटा है इसको मैं कंसोल भी प्रिंट करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और लॉग के अंदर में है। ठीक, तो पहला पॉइंट कंफर्म हुआ, डिफाइन द फंक्शन और कॉल द फंक्शन। अब अगर इसी में मैं चाहता हूँ हेलो यूजर के बाद मेरा नाम लिख के आए, या जो बंदा इस फंक्शन को कॉल करे वो अपना नाम पास करेगा और वही नेम दिखाई पड़े, उसको बोल सकते हैं पासिंग द आर्गुमेंट। अब अगर पासिंग द आर्गुमेंट मेरे को अगर यहाँ बनाना पड़ा तो डेटा पास कर देंगे यहाँ पे तो लिख दिया कि जैसे मान लो अभी अपना नाम हमने चिपका दिया, इसी नेम को एक्सेस करना है तो यहाँ पे एक कंटेनर बनाना पड़ेगा, तो इसी के अंदर यूटिलाइज करना होगा तो कर्ली के साथ में हम लिखेंगे डेटा और डॉलर। इतना सा प्रोसेस क्लियर है, नोट कर दो इतनी कॉपी पे और बिना देखे नोट कर दो तो और अच्छी बात है। खाली 4 लाइन का कोड लिखना है और यही 4 लाइन का जो कोड है अब रिएक्ट के साथ में प्रोसेस करके देखेंगे। ठीक है सर जी, अटेंडेंस और डाल देंगे सारे लोग जिनकी रहती है। क्लियर है। अब यही चीज समझे कि अगर मुझे यहाँ पे तो हमने अप्लाई करके देख लिया, लेकिन मान के चलेंगे वही पब्लिक वाला तरीका है ये तो, लेकिन अब अगर इसको रिएक्ट के साथ में कन्वर्ट करें, यहाँ पे की जगह पे जेएसएक्स का पार्ट आपके पास में आएगा, तो जेएसएक्स का सबसे होता क्या है ये और लिखो यहाँ पे। अगर हम यहीं से एक्सेस करें तो एक जेएसएक्स का फॉर्मेट लिखा है, तो इसी कोड के नीचे अंडरलाइन कर दो और ये वाला ब्लॉक लिखो, ये रिएक्ट का स्टाइल है।
पहले ये वाला पूरा लिखना है ये, और इसका जो रिजल्ट होगा वो ऐसा होगा। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं कोई चीज तो रिएक्ट उसको ऐसे समझेगा। ठीक है, दोनों लाइन लिखनी है, ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, रिजल्ट नहीं है। मतलब ऐसे तो ये डिजाइन करता है और हमें ऐसा दिखता है। अगर वैसे समझे तो अभी तक हम ये स्टाइल ऐसे लिखते थे और इसको रिएक्ट इस फॉर्मेट में समझता है। ठीक है, तो अगर ऊपर वाला कोड ध्यान से देखें तो वहां पे ये फील हो रहा है कि कॉन्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब एचटीएमएल वाला टैग इज इक्वल टू, जैसे अगर डॉक्यूमेंट के साथ पहले हम काम करते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसकी जगह पे देखें तो वर्चुअल डॉम यूज होता है। तो डॉक्यूमेंट ना लिख के सीधा क्या लिखा जाएगा, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट नाम का मेथड है और ये अपने अंदर 3 आर्गुमेंट होल्ड करता है। पहला आर्गुमेंट टैग का नाम, दूसरा एट्रीब्यूट अगर देखें तो ये आपके पास डाल रहे हैं कोई एचटीएमएल के एट्रीब्यूट वाली कहानी, जैसे क्लास लिख दिया आपने। ठीक, नेक्स्ट अगर उठा के देखें तो अगला आपके पास में आता है डेटा। तो ये तीनों को कंबाइन करने के बाद फिर रिजल्ट ये निकाल के देता है। ठीक, तो कहानी अगर समझे तो जो अभी हमने ये कोड लिखा तो इस सीट में बस खाली एक ही फंक्शन लिखा जा सकता है या 2 फंक्शन भी लिख सकते हैं। हेलो, हेलो, रिएक्ट चल रहा है, इसी बैच में चल रहा है। नहीं, 11:30 पे। हाँ, भेज दो आप। 4th फ्लोर रूम नंबर 4। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सिंपल सा ये डेटा कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद ये इंस्टेंस रख रहा हूँ, क्या एक सीट पे 2 फंक्शन हो सकता है? हाँ या ना, एक ही लोग हाँ बोल रहे हैं। एक जेएस की फाइल पे 2 फंक्शन लिख सकते हैं, 4 लिखना है 4 भी लिख सकते हैं। तो सीएमएस वाला पैटर्न बनाया था, हेडर नैव आर्टिकल ए साइड फुटर सारे के सारे बनाए थे। अब मुझे यही काम करना है रिएक्ट के ऊपर जाके। ठीक, तो अगर हम रिएक्ट के पास में यहाँ पे काम करने गए तो तरीका यहाँ से पहले ये क्लियर करते हैं, कभी इसको हटा दें और रिएक्ट वाले पैटर्न पे आ जाए। और यहाँ जाने के बाद में जैसे भी ऐप के ऊपर हमने काम किया हुआ है तो ये तो मेरे को डिफॉल्ट फाइल बना बनाया मिला। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया, केवल फंक्शन को डिफाइन किया लेकिन कॉल नहीं किया। कॉलिंग करी हमने, कहीं कुछ नहीं किया, बस खाली फंक्शन लिखा और क्या बोल दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। अब एक काम और कर लेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो भी डेटा हम करेंगे तो डेली हमें रिएक्ट की ऐप इंस्टॉल नहीं करनी। ठीक, नहीं तो आप सोचो डेली हम एक रिएक्ट की ऐप इंस्टॉल करेंगे, 300 MB फालतू में डाउनलोड ही नहीं करना। तो तरीका क्या अडॉप्ट करेंगे, जो ये प्रोजेक्ट मेरे पास बना बनाया रखा है इसी के साथ साथ हम यहाँ पे एक फोल्डर और सेटअप कर लेंगे।
इसका नाम बोल देंगे रिएक्ट हाइफन वर्क। रिएक्ट हाइफन वर्क। और कल का पहला दिन था हमारे पास, यहीं पे जाएंगे, एक नया फोल्डर बना लेंगे 01.a। और फर्स्ट डे पे कौन सी फाइल पे काम किया हमने? हमने फर्स्ट डे में केवल उठाया था हेलो src और app.js पे किया था काम। तो बस खाली इसी फाइल को हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी और अपने डे 1 के अंडर में इसको मूव कर देंगे, जिससे ये कंफर्म रहेगा कि डे 1 पे किस फाइल के ऊपर चेंजेस हमने किए हैं। ठीक, अब ये डेटा मेरे पास सिक्योर हो गया, तो मेरे पास अभी ये ऑप्शन है कि जो भी डेटा हमने यहाँ लिख रखा है वो भी मैं क्लीन कर सकता हूँ। ये सारा कुछ हटा देता हूँ। जब दोबारा मेरे को उस स्टेट में वापस जाना होगा तो वही कोड उठा के फिर यहाँ रख के चेकआउट कर लेंगे, है ना। और वैसे भी अगर देखें तो अगर आपने हेडिंग पैराग्राफ पहले पढ़ा तो उसके बाद जब अगला टॉपिक पढ़ा तो पुराना वाला डेटा तो उसी में यूटिलाइज हो गया आपका। ठीक, तो पहला फेज खाली हमें समझ में आ गया फंक्शन लिखते कैसे, और खाली फंक्शन तक का कोड हमने छोड़ा। और जब भी फंक्शन का कोड लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है, तो पैरेंथेसिस रखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर ही आपका कौन सा पार्ट था, फ्रैगमेंट का, ये जरूर हम लगाएंगे। तो हमने इतना डेटा यहाँ बनाया और इसी जगह पे जाके हमने h1 टैग डाल दिया और बोल दिया यहाँ पे दिस इज रिएक्ट कंपोनेंट। रन आउट करके अगर हम देखना चाहें तो ब्राउजर में पहले हमने सर्व करके रखा हुआ है, चल गया हमारा। तो अब हमने कहा एक तो मेरे पास चल गया, लेकिन अब हम चाहते हैं एक फंक्शन और बनाए। तो अगर अगला फंक्शन हम बनाए तो बोल सकते हैं यहाँ बन सकता है। ठीक, और यहाँ पे जाने के बाद क्या किया हमने, फिर से एक और फंक्शन बना लिया और इस फंक्शन का नाम लिखा हेलो। ओपन क्लोज किया, कर्ली के साथ नीचे चले गए और फिर यहाँ जाके डाल दिया रिटर्न। रिटर्न में हमने एक डेटा होल्ड कर लिया और यूज कर लिया h2 नाम का एक टैग, और नेम में मान लो हमने यहाँ पास कर दिया न्यू टैग और इंडिया, ये लिख के डाल दिया। और अब चाहते हैं कि इस फंक्शन को चलाना है। ठीक है, तो चलाने के लिए क्या करें, नीचे ऊपर वाला जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, अभी ये और चलाना है। तो फंक्शन डिफाइन कर लिया, कॉल करना है। कॉल करने के लिए क्या करते थे अभी तक, ओपन क्लोज और टर्मिनेट, ये चल जाएगा। पहले इंस्टेंस समझो, इंस्टेंस हमने क्या रखा है, एक सीट पे दो फंक्शन रख सकते हैं कि नहीं, आपने बोला रख सकता है। हमने पहला फंक्शन बना दिया और चला दिया, प्रोजेक्ट में हमारे पास चल रहा था। अब दूसरा फंक्शन मेरे को एक और लिखना था, तो वो फंक्शन क्या किया हमने, नीचे जाके लिख दिया और कॉल भी कर दिया। तो क्या अभी ये चलेगा या नहीं चलेगा, और अगर नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा? अगर आपका दिमाग मना कर रहा है तो क्यों मना कर रहा है, रीजन क्या है? ऐसे कैसे तो सेम सीट में अगर दो रखेंगे तो क्या सबको एक्सपोर्ट करते घूमेंगे? पहले ये देख लो कि चलता है कि नहीं चलता है। अगर हमने ये लिखा तो बाहर जाके देखो क्या हो रहा है, काम ही नहीं कर रहा। और अब अगर मेरे को इसका काम अगर चलाना होगा तो तरीका क्या निकालेंगे कि अब जो भी ये फंक्शन हमने यहाँ लिखा, तो पहली बात तो ये कि जैसे हम क्लास के साथ डील करते हैं तो क्लास में एक पेरेंट होता है एक चाइल्ड होता है और दोनों को करते हैं एक्सटेंड। तो जब पेरेंट और चाइल्ड बना तो ऑब्जेक्ट किसका बनाता है, पेरेंट का या चाइल्ड का? चाइल्ड का, क्योंकि पेरेंट को तो उसने एक्सटेंड ही कर लिया और जब चाइल्ड को आपने एक्सेस किया तो क्या हुआ, वो कोड पूरा उसके अंदर में आ गया और तभी उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। और यहाँ पे अगर हमने दो फंक्शंस अलग अलग लिखे तो दोनों के ब्लॉक ही अलग अलग है, और जिसको एक्सपोर्ट कर रखा है वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसी फंक्शन के साथ में ये भी चले। तो हमने कॉलिंग कर रखी थी यहाँ पे
लेकिन यही कॉलिंग अगर हम यहाँ से हटाएं और इसी रिटर्न के अंदर अगर कॉल कर लें तो हमने क्या किया, अभी ये फंक्शन हमने बना दिया। अब अगर सेम सीट में दो फंक्शन बनाए तो इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, और डिपेंडेंसी अगर है तो हमने कहा जी जो पेरेंट है उसी के अंडर में अगर कॉल करवाए तो चलना चाहिए। और अगर इसके अंडर में अगर आपको कॉल करना पड़ा तो कर्ली तो लगाना पड़ेगा। और कर्ली के अंदर में जाके हमने बोला हेलो, ओपन क्लोज करके टर्मिनेट कर लिया, तो क्या चलेगा? तो नहीं, अब जो ओपिनियन बनता है वो बताना है। ठीक, तो अगर हमने ऊपर जाके यहाँ पे जाके अप्लाई किया तो अभी भी ये नहीं चलेगा, तो एरर क्या है? अनएक्सपेक्टेड टोकन, और कर्ली वाला ये दिक्कत कर रहा है। और अगर ये कर्ली वाला हटा दे तो चल जाएगा क्या? चलेगा? चलो भी आ जाओ। ठीक है, तो बस खाली दिमाग में हमें इतना अभी रखना है खाली कि कॉल करने का तरीका रिएक्ट के अंदर में क्या होगा। ठीक, तो जो जावास्क्रिप्ट में क्या था, जो फंक्शन का नाम होता था वही लिखते थे, पैरेंथेसिस का टर्मिनेट कर देते थे और वो कॉल हो जाता था। लेकिन रिएक्ट में अगर आपको यही फंक्शन अगर कॉल करना पड़ा तो उसका तरीका ये बनता है कि जो फंक्शन का नाम होगा उसी नाम से टैग बन जाता है। ठीक, तो अभी अगर मेरे को अगर ये हेलो चलाना है तो हम यहाँ लिखेंगे JSX की फॉर्मेट में इसकी कॉलिंग। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा हेलो नाम का एक टैग बनाएंगे और अब रन करके देखें तो चल जाएगा। तो रिएक्ट में कॉल करने का तरीका क्या है, जो फंक्शन का नाम होगा उसी फंक्शन के नाम से आपको टैग की फॉर्मेट में उसको कॉल करना पड़ेगा। तो कॉपी मेरे को हाउ टू कॉल द फंक्शन इन रिएक्ट और हेलो नाम का फंक्शन लिखो कॉपी पे, और उसी के नीचे कॉलिंग की जगह पे हेलो नाम का टैग लिखो। तीनों को हम कॉल कर लेते हैं अभी नहीं। ठीक ठीक, कैसे हम फिर से चलाएंगे, बोलेंगे हेलो वन, हेलो वन, ये ले लो। ठीक, बट दूसरा वाला रखने की भी जरूरत नहीं है हमें, बस खाली इतना ही लिख दो आप, हाउ टू कॉल द फंक्शन इन रिएक्ट। फंक्शन का नाम तो एक जी, तो वही गाना वही कहानी होगी, खाना रोज रोज क्यों खाए, एक ही दिन खा ले तो। एक बार ही कॉल करा दे, मतलब जब फंक्शन का मोटिव यही है, एक बार बनाओ मल्टीपल टाइम चलाओ, उसी लिए होल्ड करेंगे, बाकी कोई रीजन ही नहीं बनता। ठीक, और यहाँ पे याद रखना, रिएक्ट के साथ में अगर काम करना पड़ा कभी भी तो रिएक्ट का जो पैटर्न है या उसका जो सोचने का तरीका है मुझे को वही अडॉप्ट करना पड़ेगा। और अगर नहीं अडॉप्ट कर पा रहे तो जावास्क्रिप्ट के साथ एप्लीकेशन बना लो और बड़े बड़े कोड लिख लो। अब गए बड़े बड़े कोड लिख के आपको लग रहा है कम लिखना पड़े, ज्यादा मिल जाए, तो फंक्शन भी कन्वर्ट करोगे और फंक्शन तक अगर पहुंच गए तो फिर आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक, वेब कंपोनेंट। बनाते रहो वेब कंपोनेंट, लास्ट टाइम ही एग्जांपल बनाया था कि क्लास लिखो, क्लास के अंदर फिर कंस्ट्रक्टर लिखो, फिर डेटा लिखो इफ एल्स के साथ में, और फिर बाहर जाके टैग डिफाइन करो। तो उससे अच्छा सीधा फंडा रिएक्ट ही दे रहा है। अगर जावास्क्रिप्ट पूरा अच्छे से आता है, मैं गारंटी लेता हूँ 1.5 लाख से 2 लाख का महीने का पैकेज बने, सैलरी बनेगी। केवल जावास्क्रिप्ट आपको आना चाहिए पूरा। देखो, ये सबकी कहानी अलग अलग है, मैं अगर अपना अपना पर्सपेक्टिव लेके चलूं तो हमने ये मान चलो अपने एजुकेशन के टाइम पे कुछ मिस्टेक्स करे होंगे, ठीक है, और दूसरा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी हॉबी किस टाइप की है।
तो हमने डेवलपमेंट में पहले जॉब किया स्टार्टिंग लेवल पे, मेरे को लगा वही बार बार वही सेम कोड लगते चले जा रहे हैं। वही एक काम, जिस कंपनी में जॉब किया था वहाँ पे साइट्स बनती थी चैरिटी वाली, और जितनी इंडिया से बाहर जितने आपके चर्च वगैरह है उनकी साइट्स बनती थी, रोज वही काम करना है। ठीक, अब काम करना मेरे को आता है, लेकिन कंपनी की रिक्वायरमेंट ही उतनी है, उसको सुपरमैन चाहिए ही नहीं। ठीक, हमने कुछ और टेक्नोलॉजी जाके अपडेट करी जाके, उसके अकॉर्डिंग क्या फिर भी वही सेम सिनेरियो, हमने अपना कैरियर ही चेंज कर लिया। अभी करंट डेट में चले जाए, कोई बोले कि भाई ड्यूकेट का गार्ड बनना है और महीने के 2 लाख रुपए देंगे, मैं गार्ड बनने को तैयार हूँ। भाई मेरे पॉकेट में कहाँ से आता है वो मैटर करता है। और अगर देखें तो प्रोजेक्ट अगर हम बनाते हैं तो एक प्रोजेक्ट कितने का, फिर भी ज्यादा से ज्यादा कितने का, 3 से 4 लाख का एक प्रोजेक्ट, कौन सी टेक्नोलॉजी पे? डॉट नेट का मान लेंगे, और डॉट नेट का कोर्स 1 साल से पहले खत्म नहीं होता। कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट करने के लिए पूरी दिमाग चाहिए होती है। चैट जीपीटी सारा डेटा दे रहा है, आप ऑर्गेनाइज ही ना कर तो दिक्कत किसकी है? डेटा हर एक जगह मिल रहा है, आप कंसीडर कहाँ पे कर सकते हो। और ये मैटर नहीं करता कि मैं इस वाली फील्ड में क्यों, इस वाली फील्ड में सीधा सा फंडा, दिल्ली एनसीआर में जो प्रोजेक्ट बनता है 20,000 से नीचे का नहीं होता, और लोग 2,500 रुपए वेबसाइट बेच रहे हैं। अगर हमारी क्लास में 30 लोग बैठे हैं, कितने प्रोजेक्ट हो गए? अगर हमारी क्लास में 30 लोग बैठे हैं, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूं, एक बंदे की फीस है मान लू 15,000 रुपए, तो 30 लोगों का कितना हुआ? और उसका 40% मैं ले जाऊंगा। डेवलपमेंट वाला देगा इतना मेरे को पैसे? नहीं देगा। उधर तो फिक्स है, इधर भी फिक्स है, उसके ऊपर वाला क्या? नहीं सर, नहीं, मतलब जो इंसेंटिव जो बनता है जाके उसका क्या? सारी चीजें ऐड जाके करेंगे तो जितना पैसा हम डीपैड से लेके जाएंगे, इतना डेवलपमेंट है मेरे को आज की रेट में तो कोई नहीं देने वाला। ठीक, और एमएनसी लाइक हमने इतना अच्छा कुछ काम नहीं कर रखा पहले, सीधा एमएनसी में चले जाए। ठीक, तो लमसम मान लो सबकी जनरली सेम ही है, और इतने अगर अच्छे होते तो यहाँ होते ही नहीं, ना हम होते ना आप होते। अगर इस फील्ड में इतने स्ट्रॉन्ग होते तो अभी आगे वाली जो जनरेशन है उसकी कहानी अलग है, और हम अभी भी सिंटैक्स रट्टा मारने के चक्कर में है। ठीक है, जबकि पैटर्न चल रहा है कुछ और ही, तो ये मुद्दा छोड़ते यहाँ आते हैं। ठीक, मेरी सैलरी ठीक ठाक है, और इतनी है कि पूरी खर्च नहीं होती एक महीने में, और उससे यहाँ मेरे को चाहिए ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या कि ये वाला हमने कॉलिंग करने का तरीका क्या देखा, बाहर जाके लिखना पड़ता है। अब रिएक्ट की अगर कहानी समझे तो वो बोलते हैं सेम फाइल में जितने फंक्शन लिखने हैं आप लिख लो, लेकिन वो ये बोलता है कि अगर आप फंक्शन लिख ही रहे हो तो कुछ ऐसा कुछ डिजाइन करो कि ये बार बार यूज होगा। तो अगर कोई चीज बार बार यूज होगी तो फंक्शन को रिएक्ट बोलता है कंपोनेंट। तो स्टैंडर्ड तरीका क्या रहेगा कि जो एसआरसी वाला फोल्डर है, हम एसआरसी फोल्डर के अंडर में जाएंगे और अपना एक फोल्डर बना लेंगे और इसका नाम रखेंगे कंपोनेंट्स। ठीक, स्टार्टिंग लेवल पे यही नेम कन्वेंशन सबने रखना है, तो हम इसका नाम रखेंगे कंपोनेंट। ठीक, और एस और लगा दें क्योंकि एक से ज्यादा रखने वाले हैं। तो कंपोनेंट नाम का हमने फोल्डर बनाया, और अब इसी के अंदर में जाके पहला फाइल हमने बनाया जाते हैं, और इस फाइल का नाम हमने लिखा है जो, और रिएक्ट का सिंपल सा फंडा कि अगर कोई भी जीएस की फाइल मैंने बनाई तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। तो हमने फाइल का नाम लिख दिया हेलो और एक्सटेंशन बोल दिया डॉट जीएस। अगर व्हाइट में जाएंगे तो जीएसएक्स लिखना शुरू करेंगे, अभी वो एनपीएम बेसिक वाला फंडा सीख रहे हैं, और यहाँ पे जाते ही हम फंक्शन लिख सकते हैं। ओपन क्लोज किया और बोल दिया रिटर्न, रिटर्न के बाद पैरेंथेसिस लगाने ही लगाने हैं, और साथ के साथ रिएक्ट फ्रेगमेंट का पार्ट, और इसके बीच में जो डेटा लिखना है वो डेटा अपना लिख देंगे। तो जैसे भी इसके पास में गए और लगाया H1 और मैसेज में डाल दिया वेलकम टू हेलो कंपोनेंट। ठीक, ये डेटा हमने यहाँ पे जाके इतना सेटल किया, और ये कंफर्म है कि जब भी कोई फंक्शन हमने लिखा तो एट द एंड में हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और आपके फंक्शन का नाम।
ठीक, अब इसको यूज कहाँ करना है? तो डिफॉल्ट मतलब आपके पास जो रिएक्ट की डिफॉल्ट फंक्शनलिटी चल रही है उसी के साथ ऐड कर देना कि जब रिएक्ट एक्टिव होगा ये भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल सिंपल बोल दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और हेलो। अब अगर देखें तो यहाँ पे जब हमने ये कोड लिखा और एक्सेस करना था कहाँ पे, app.js पे, तो याद रखना है कि अगर सेम फाइल में फंक्शन बना हुआ है तो एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो अभी अगर ये हटा दें और ये हटा दें, ठीक, अब यहाँ से अगर हमने इसको एक्सपोर्ट किया है तो ये फाइल अलग है और ये फाइल अलग है। तो जब अलग अलग फाइल्स होंगी तो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा और इंपोर्ट हम करेंगे टॉप पे। तरीका समझे तो लिखेंगे इंपोर्ट स्पेस कंपोनेंट का नाम हेलो, कहाँ से आएगा, फ्रॉम, डबल कॉट्स या सिंगल कॉट्स लगाने हैं। और अब यहाँ पे ये चीज सोचनी की hello.js की जो फाइल है क्या src फोल्डर के अंदर घुसते ही मिल जाती है? app.js की बात कर रहे हैं, तो src फोल्डर पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे app.js दिखेगा। और अभी जो हमने कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाया है उसके अंदर एक और फाइल रखी हुई है, तो अगर उस फाइल को उठाना है तो यहाँ पे सबसे पहले यूज करेंगे डॉट स्लैश। तो डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी, src फोल्डर के अंदर पहुंच गए, और स्लैश के बाद देखो डेटा कहाँ रखा है, कंपोनेंट्स में, तो कंपोनेंट नाम का फोल्डर उठा लो, स्लैश कंपोनेंट का नाम क्या है, हेलो, और डॉट जेएस यहाँ लिखते हैं। और जावास्क्रिप्ट में अगर लिखेंगे तो डॉट जेएस हमें लिखना पड़ता है, तो इतना तो हमें टॉप पे लिखना है। और फिर जब कॉलिंग की बात आएगी तो कॉलिंग में हमें पता है जो फंक्शन का नाम है उस नाम से टैग बनेगा, तो यहाँ पे है जो नाम से टैग बना दिया। चला के देख लें, ठीक, तो कॉपी में उसी के नीचे फिर लिखो, एक लाइन ये ऐड करके लिखो और फिर दोबारा ये लिखो लाइन टी काउंट करने के बाद। ठीक है, और जो ऊपर इंपोर्ट वाला जो लाइन लिखा है ये वाला बिल्कुल रट्टा मार लेना है, और जब किसी का कोड दिखाई पड़े तो आपकी हैबिट बन जानी चाहिए कि पहले रिटर्न के अंदर में झांकेंगे कितने अलग अलग नाम के टैग दिख रहे हैं। तो अगर एचटीएमएल वाले सेम वही टैग दिख रहे हैं h1 h2 h3, या ऐसे फंडा मार के चलो कि रिटर्न के अंदर अगर कोई टैग लिखा है उसकी स्टार्टिंग अगर स्मॉल लेटर से है तो एचटीएमएल वाली कहानी है, और अगर उसका पहला लेटर कैपिटल है तो कंपोनेंट है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखें तो डिफाइनिंग और कॉलिंग की कहानी हमें समझ में आ गई। अगले फेज में जाते हैं कि अगर हमने ये hello.js नाम का कंपोनेंट बनाया तो क्या मैं इसके अंदर में डेटा भी डिजाइन कर सकता हूँ क्या? और डेटा डिजाइन करने का लॉजिक ये बना लेता हूँ कि जैसे अभी जो डेटा यहाँ दिख रहा है मुझे यही डेटा 2 बार प्रिंट कराना था, एक बार h1 में और एक बार h2 में। ठीक, चला के देख लें, दोनों की अवेलेबिलिटी है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि मान लो इन दोनों डेटा में जहां पे लिखा हुआ है हेलो कंपोनेंट, मैं कंपोनेंट की जगह पे ड्यूकेट इंडिया लिखना चाहता हूँ, तो कितनी जगह पे जाके चेंज करना पड़ेगा? दो जगह जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी मुझे ड्यूकेट इंडिया मैनुअली लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी ड्यूकेट इंडिया
मैन्युअली जाके लिखना पड़ेगा। तो केस कुछ ऐसा रखो कि सेम स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार प्रिंट कराने थे और डेटा सबका सेम था, और कभी भी चेंज करने के लिए अगर बोला गया तो अगर जितने ज्यादा प्लेसेस होंगे उतनी जगह पे जा जाके मेरे को डेटा को अपडेट करना पड़ेगा। और अगर ये चीज हम शॉर्ट में निकालें तो ऐसा कर सकते हैं कि डेटा उठा के होल्ड कर ले वेरिएबल में और फिर वेरिएबल को प्रिंट आउट करा दें। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो भी हमने ये फंक्शन बनाया हम इसके ऊपर डेटा मेंबर्स बना सकते हैं। ठीक, तो डेटा मेंबर्स का अगर हम तरीका निकालें तो ये कुछ तरीका निकाल के रखेंगे। अगर हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो लेट के साथ लिखेंगे, और अगर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होगा तो कॉन्स्ट के साथ लिखेंगे। और लिखने की अगर हम बात करें तो दोनों में से कोई भी यूज कर लो, काम आपका बन जाएगा। ठीक, बट हम ये पहले से बोले ये हम अपना तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, कि किसी दूसरे बंदे के पास जाए तो समझा सके कि लेट से अगर कुछ लिखा होगा तो प्रिमिटिव होगा और कौन से लिखा होगा तो वो नॉन प्रिमिटिव होगा। तो अभी हम टॉप पे गए और हमने यहाँ जाके एक वेरिएबल बना दिया, बोल दिया लेट डेटा इज इक्वल टू, डबल कोटेशन के अंदर में हमने यही डेटा यहाँ जाके प्लेस कर दिया और वेलकम टू मैसेज में डाल दिया ड्यू टैग और इंडिया। नीचे अगर देखें तो ये डेटा भी हट जाएगा। और अब अगर इस डेटा को हमें H1 या H2 के अंदर पास करना पड़ा तो याद रखना है कि अगर कोई चीज डायनेमिक आपके पास मिली तो जैसे कॉम्बिनेशन उठा ले स्ट्रिंग प्लस वेरिएबल तो बैकटिक में लिखते थे, और अगर कोई वेरिएबल लिखना होता था तो कर्ली और डॉलर लगाते थे। लेकिन अब रिएक्ट के पास में अगर गए तो ये बोलता है अगर कोई भी वेरिएबल अगर आपको प्रिंट कराना है तो उसके लिए आपको दे रखा है CRA टेम्पलेट वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या है, कर्ली लगाना होता है। कर्ली जैसी बनाया तो भी ये स्कोप बन गया सेपरेट, और इसके अंडर में हम पास कर देंगे डेटा। जब तक डेटा पास नहीं करेंगे डेटा ब्लर दिखेगा। अगर हटाते देखो तो रिएक्ट में अगर कोई चीज ब्लर दिखाई पड़ी तो इसका मतलब है बना चुके हैं लेकिन कहीं यूटिलाइज नहीं हो रहा। ठीक, तो अगर रखा है तो कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज आपके पास में होगा। तो हमने कहा जी यहाँ डेटा अगर पास करना है तो बोल दिया डेटा, यहाँ पे डेटा पास करना है तो बोल दिया डेटा। और फिर से अप्लाई करके देखें तो काम बन रहा है। हमने बोला जी इसी के साथ अगर देखें तो मान लो कोई नॉन प्रिमिटिव अगर मेरे को बनाना पड़े तो नॉन प्रिमिटिव के कौन कौन से एग्जांपल है, एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन। तो हमने कहा जी एरे का एग्जांपल पहले ले लें, और अभी ये दिमाग में रखना रिएक्ट नहीं पढ़ रहे, खाली बेसिक प्रोटोटाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब रिएक्ट पढ़ेंगे, रिएक्ट पढ़ने का मतलब जब कर्ड ऑपरेशन लिखने लगे तब रिएक्ट पढ़ रहे हैं, और उससे पहले खाली कंपोनेंट जोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो अगला अगर देखें तो हमने कहा जी मान लो अगर मल्टीपल डेटा प्रिंट करना होगा तो यूज कर सकते हैं एरे का, और एरे के लिए क्या कॉन्स्ट लिखेंगे और लिखते जाके यहाँ पे टेक्स्ट, टेक्स्ट टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ नेम हमने सजेस्ट में डाल दिए। जैसे पहला बोल दिया HTML, CSS, आपका जावास्क्रिप्ट और एक ऐड कर लिया रिएक्ट। ये डेटा होल्ड कर लिया, और अभी यही डेटा मेरे को नीचे प्रिंट कराना है और वो भी लिस्ट में। तो अभी कोई लूप वूप हमने नहीं लगाना है, बस खाली ये टारगेट करना है कि ऊपर का डेटा नीचे आ जाए। तो अगर मुझे ये डेटा लिस्ट में अगर प्रिंट कराना हो तो लिस्ट में कौन सा लिस्ट ले लें, ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड ले लो, तो बोल दिया हमने यूएल के अंडर में LI, कर्ली, एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में इंडेक्स, और 4 एलिमेंट हैं, 4 बार इसको होल्ड करना है और इनका की अपडेट करना है 1 2 एंड 3। चेक करके देख लें कंफर्म है। फिर दूसरा लेके चलें, हमने बोला जी एक ऑब्जेक्ट का और उठा के देख लें। अगर ऑब्जेक्ट मेरे को बनाना पड़ा तो फिर से हमने बोल दिया कॉन्स्ट और यूजर्स इज इक्वल टू कर्ली, कर्ली के अंदर में की
के तौर पे हमने बोल दिया, मान लो जी पहला तो आईडी कंफर्म है, रखते ही रखते हैं और आईडी में डाल दी वैल्यू 1। दूसरा हमने नेम होल्ड कर लिया, नेम का वैल्यू होल्ड कर लिया जी कि हमने पुनीत, कॉमा कोर्स ले लिया, कोर्स में डाल दिया फुल स्टैक। और अभी इसका डेटा प्रिंट कराना है और वो भी ऑर्डर लिस्ट में। तो बताओ नीचे कैसे लिखे, बताओ कि कैसे लिखना होगा। अभी OL LI कर्ली के अंदर में पहला आईडी प्रिंट कराना है, कैसे लिखें, यूजर्स डॉट आईडी, यूजर डॉट नेम और यूजर डॉट पोस्ट। एरे में इंडेक्स ही बनता है मेरे ख्याल से और ऑब्जेक्ट में की बनता है। ठीक, तो अगर इसको उठा के रन आउट करा के देख लें वर्किंग है तो नोट करेंगे क्या क्या। एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये, नोट करो तीनों। क्लियर है? तो फिलहाल में ये मान के चले कि कंपोनेंट लिखने में हम कंफर्टेबल है, एरे लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं और प्रिमिटिव में सिंगल डेटा लिख सकते हैं। तो इतना डेटा अगर हमने बना दिया तो ये तो बना फंक्शन के अंदर का। लेकिन अब कोई बंदा ये चाहता है कि मान लो जी मेरे पास जो ऊपर की ये दोनों लाइनें हैं, मुझे इसी के आगे अपना नेम पास करवाना है। तो इंस्टेंस हम लेके चलना है पासिंग द आर्गुमेंट। ठीक, तो अगर आपको यहाँ पे आर्गुमेंट अगर पास करने पड़े तो उसकी कहानी समझते हैं। तो अभी अगर देखें तो क्या यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये हेलो वाला जो पूरा फाइल है इसको एक बार कॉपी पेस्ट करके रख लें। ये भी इसका डेटा हम फिर से क्लीन करेंगे जाके यहाँ पे वीकडेज 11:30 हेलो ऐप SRC कंपोनेंट्स और हेलो वाला डेटा कर ले कॉपी। कॉपी और अपने पास में इसको डे 2 पे डाल दें। न्यू फोल्डर 02.a। ठीक, अब यहीं से वापस निकल के आया, हमने कहा जी ये डेटा हटा दें अभी और ये डेटा हटा दें। ठीक, और जब आप डेटा मांगोगे तो डे के अकॉर्डिंग डेटा मांगोगे, उसी के अकॉर्डिंग हम डेटा भेजेंगे। ठीक, तो हमने डिफॉल्ट में देखा तो इतना कन्वर्जन करके रख लिया जिसमें केवल एक सिंगल वेरिएबल हमने छोड़ा और दोनों जगह पे जाके देखे तो उसको प्रिंट आउट भी करवा दिया। ठीक, अब ये चाह रहे हैं कि मेरे पास ड्यूकैट इंडिया के बाद मेरा नाम लिख के आए।
और या फिर जो बंदा इस फंक्शन को कॉल करे वो अपना नाम बताए और उसी का नाम लिख के आए। तो अगर हमें आर्ग्यूमेंट में यहाँ डेटा अगर पास करना पड़ा तो उसका तरीका समझते हैं कि जो भी यहाँ पे हम कंपोनेंट लिखेंगे टैग की फॉर्मेट में, अब उसमें डेटा पास करने के लिए एट्रीब्यूट का स्टाइल यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, जैसे कि अभी हमने यहाँ बोल दिया डेटा इज इक्वल टू और डबल कोटेशन के अंदर लिख दिया पुनीत। ठीक, तो ये चीज प्रॉप्स है। नोट करो कॉपी में ये सिंगल टैग हेलो डेटा इज इक्वल टू और अपना नाम लिख देना। पासिंग का आर्ग्यूमेंट पहले क्या था कि कॉल करते थे पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू डालते थे और अब मुझे वही चीज लिखनी लेकिन टैग के अंदर एज ए एट्रीब्यूट के स्टाइल में लिखना पड़ेगा। खाली लाइन नंबर 9 लिखना है और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पे क्या किया एट्रीब्यूट की स्टाइल में अगर लिखा तो हमें इतना ये कंफर्म पता है कि HTML में कुछ टैग ऐसे थे जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स लेके चलते थे, जैसे कि इनपुट टाइप का फील्ड टाइप लिखना पड़ता था, नेम लिखना पड़ता था, प्लेस होल्डर लिखना पड़ता था। अगर टेबल यूज करते हैं तो बॉर्डर, हाइट, विड्थ, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, बीजी कलर, ये सारे लिखने पड़ते थे। तो यहाँ पे क्या है, अब जब आप यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट अगर पास करोगे तो वो इसके लिए प्रॉप्स का काम करेगा और जो भी प्रॉप्स की वैल्यू होगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। ठीक, तो तरीका क्या बनेगा, हमने यहाँ बोला हेलो के साथ डेटा इज इक्वल टू पुनीत। तो अभी हेलो नाम के कंपोनेंट के पास जाएंगे और जो डेटा लिखा वो यहाँ रिसीव करना पड़ेगा। रिसीव करने के लिए अगर यहाँ पे जाए तो एक कॉमन नेम कन्वेंशन है प्रॉप्स और वही हम लिखेंगे और ये प्रॉप्स ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा आपको सर्व करता है। तो अब अगर मुझे इस प्रॉप्स की वैल्यू अगर एक्सेस करनी है तो हमने कहा डेटा के आगे दोनों में लिखाना है। मान लो तो दोबारा यहाँ पे गए और कर्ली लगा दिया। ठीक, अब इस कर्ली में समझो कि अगर बाहर से डेटा आपने भेजा तो वो कलेक्ट किया गया प्रॉप्स में। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे पहले तो प्रॉप्स और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में अगर डेटा आ रहा है तो डॉट लगा के डेटा नाम का जो की उधर बना रखा है वो यहाँ डाल दो। और इसी को अगर हम चाहें तो एक बार यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अब कोई बंदा आया उसने कहा जी फंक्शन को तो मल्टीपल टाइम कॉल करता है, तो अगर देखा जाए तो फिर से अगर मैं इसी हेलो वाले को दोबारा रख लूं और वैल्यू यहाँ पे चेंज करके कर दूं, मान लो रोहित, रन आउट करके देखें तो क्लियर। तो अगर मुझे यहाँ से कोई भी डेटा अगर पास करना पड़ा तो यहाँ एट्रीब्यूट की स्टाइल में लिखेंगे और फंक्शन के अंदर में ऊपर क्या लिखेंगे प्रॉप्स और प्रॉप्स की वैल्यू उठाने के लिए लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट ई का नाम। जैसे कि हमने बोला मान लो एक प्रॉप्स और लिखा है यहाँ पे और उसका नाम लिख दिया कोर्स इज इक्वल टू, अपनी मर्जी से यहाँ पे नेम डिसाइड कर सकता है और कोर्स में हमने जाके बोल दिया HTML। दूसरे वाले बंदे के पास में गए, हमने बोला कि इसका जो कोर्स है वो है जावा, कोर्स इज इक्वल टू जावा। अब अगर इस कोर्स की वैल्यू उठानी हो तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हो गए 2 और फंक्शन में अगर लिखते तो 2 आर्ग्यूमेंट कॉमा करके लिखते, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं लिखने होते, खाली प्रॉप्स में आपके पास डेटा जो जाएगा वो आएगा ही ऑब्जेक्ट में। तो अब अगर इसको नीचे अगर मुझे एक्सेस करना होगा तो दोबारा फिर से वही सेम कहानी लिख सकते हैं, जैसे बोल देंगे प्रॉप्स डॉट कोर्स। अगले वाले पे भी दिखाना है, ये कॉपी करो और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर लें, चेक कर लेते हैं आके। नोट कर दो प्रॉप्स का तरीका, बस ये लास्ट इंस्टेंस और लिखना है। ये पूरा टैग फिर से लिखो और कितने भी हो सकते हैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट।
लिखना है, खाली ये लिख दिया और अब ये लिख देना है। और इसमें अगर चाहो तो पूरा प्रोग्राम ही लिख दो आप। क्लियर है? और अब इतने कोड के अकॉर्डिंग 10 कंपोनेंट बनाने हैं। पहला कंपोनेंट का नाम लिख लो आर्टिकल। सबके अलग अलग फाइल्स बनाओगे। अब आपको क्या करना है, कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाना है। इसके अंडर में 10 कंपोनेंट बनाने हैं। पहला आर्टिकल, आर्टिकल का आगे डैश करके लिख दो, हेडिंग प्लस पैराग्राफ प्लस इमेज, 3 चीजें चाहिए। हेडिंग पैराग्राफ आर्टिकल। दूसरा कंपोनेंट लिखो टेबल, ठीक है। और स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाना है इसमें। नहीं, आपको खाली बस कंपोनेंट लिखने में कंफर्टेबिलिटी करनी है। जब तक वापस आएंगे, जब तक इसका बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में और आ जाएंगी। ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट बनाना है टेबल का, जिसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाना है। थर्ड कंपोनेंट लिखो लॉगिन का फॉर्म बनाना है। गंदे से गंदा बनाओगे तब भी चलेगा, CSS लगाना ही नहीं है, केवल HTML के ऊपर प्ले करना है। ठीक, अगला लिखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म। नेक्स्ट लिखो प्रिंट द लिस्ट। तो पहला ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट में एरे इंप्लीमेंट करना है और अनऑर्डर लिस्ट में आपको ऑब्जेक्ट प्रोसेस करना है, और दोनों ही अलग अलग कंपोनेंट बनेंगे। पहला आपके पास बनाना है ऑर्डर लिस्ट में। ठीक है, ऑर्डर अनऑर्डर किसी भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक में एरे के साथ डेटा प्रिंट कराना है और एक में ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन कंपोनेंट दोनों अलग अलग होंगे। कितने हो गए कंपोनेंट हो गए? अब तो 6 हो गए। अगला वीडियो, ऑडियो, नेक्स्ट ऑडियो, ठीक, नेक्स्ट एक टेम्पलेट, और वो भी टेबल वाली, कोई भी अपनी मर्जी से, चाहे ईमेलर टेम्पलेट बना दो आप, ईमेलर टेम्पलेट। अब कितने हो गए? 9, और एक अपनी मर्जी से ले लो कोई। आपको कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाना है, और जो जो टॉपिक का नाम है उसी नाम से आपको फंक्शन बनाने हैं और उसका डेटा रखना है, और सबको ऐप के ऊपर कॉल करके देख लेना है। मतलब सारे दिखने चाहिए, जब मैं ऐप रन कराऊं तो सारे कंपोनेंट्स मेरे को दिख जाए, बस इतना डेटा सेटल करके आना है। ठीक, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी वो आपकी होगी जाके 24 से। ये लिख के देखना आप।
है ना, कि ढेर सारे क्वेश्चन आप ऐसे बोलोगे कि ये वेरिएबल अगर नीचे लिखा होता तो कैसा होता। बस कंपोनेंट जब आप लिखोगे तो आपको लगेगा बार बार सेम कोड करना है, फिर करना है एक्सपेरिमेंट। फाइल देखने की आप गुरुजी ये बहुत आसान है, आपके पास जब ये कोड ना चले आप मेरे को ग्रुप पे मैसेज छोड़ देना। उसका कर दिया हमने, वही नहीं आ रही है।